Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. We have to continue our chapter number 1 and today we are discuss about economic impact of the company. In the previous video we have to discuss about that how the Britishers expansion their rule and different governors, governor generals should be adopted different type of policy and they have to be annexions different region in India. They all have to be controlled in British company. So after the annexion of different region by British company, what was the effect should be shown into India, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी. कंपनी की इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुई, यानी कि आर्थिक असर क्या हुई इकोनॉमी. तो when we evaluated the 100 years of company rule in India, we realized that India, which had an enviable position in the world in the previous century. अगर हम लोग देखेंगे कि कंपनी का 100 साल के रूल के अंदर हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो पावर है, पोजीशन है, वो अदर सेंचुरी से क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ. बिकम merely a country that produce raw material for England and a prospective market for good products in factory. क्योंकि ज़्यादातर रॉ मटेरियल जो है इंग्लैंड का हमारे देश के ही अंदर होता था और प्रोस्पेक्टिव मार्केट्स ऑफ गुड प्रोडक्ट्स, जो मार्केट में से गुड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्रीज में, वो भी हमारे इंडिया में ही होते हैं. बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लोथ्स, रोज सिल्क, शुगर, जूट, मसलिन. 1780 से लेकर 1756 के दौरान ये सारी चीज़ें जो है वो बंगाल में से एक्सपोर्ट होती थी अदर कंट्रीज में. बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी, दोनों ड्यूअल यानी दोनों राजकीय सत्ता जो है आ जाने के बाद, द ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड. जो बंगाल की प्रॉस्पेरिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी. द ड्यूअल पावर पॉलिसी यानी दीवामुखी शासन. दीवामुखी शासन मतलब क्या होता है कि रेवेन्यू टैक्स जो कलेक्ट करते थे, हम लोग ने आगे देखा कि जो रेवेन्यू और टैक्स है वो भी कलेक्ट करने का काम जो है वो ब्रिटिश कंपनी ने अपने हस्तक ले लिया था. was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was the British, while the responsibility of people's welfare was with the नवाब. ये लोगों के वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब की, लेकिन उसके सामने जो भी टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम कौन करती थी, ब्रिटिश कंपनी. तो जिसके वजह से लोगों का या फिर जो स्टेट है उसका जो वेलफेयर या डेवलपमेंट होना चाहिए वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा था. Thus, the British got the power without any responsibility and the Nawab had the responsibility without any power. क्या हुआ था कि ब्रिटिश लोगों को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना पावर मिल गया था, उनके पास ज़्यादा अर्निंग होने लगी थी, लेकिन नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों के वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर भी उनके पास पावर नहीं था. दिस वॉज नोन एज द सब्सिडरी अलियंस सिस्टम विच रिनाइंड बंगाल इकोनॉमिकली. ये जो है वो सब्सिडरी अलियंस पॉलिसी से जाना जाता है कि जिसके अंदर टैक्स जो है वो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा कलेक्ट किया जाता था और उस वजह से बंगाल की जो आर्थिक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिकली जो है वो ऋण यानी कि धीरे धीरे डिक्रीज कम होने लगी थी. द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीसेंट अ डेबिटर. क्या हुआ था कि अनफेयर, अननेसेसरी रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो पॉलिसी है कंपनी के द्वारा लादी गई थी, जिसके वजह से जो इंडियन पेसेंट यानी कि जो मर्चेंट्स थे वो धीरे धीरे डेबिटर यानी कि कर्जदार बन गए थे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लोथ इंडस्ट्रीज. इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनफेयर टैक्सेस जो है वो लादेगी गए थे. दे अडॉप्ट वेरियस डिसाइडफुल प्रैक्टिस टू रन द प्रॉस्परस इंडियन इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ विच इज कम्प्लीटली कोलैप्स. उन्होंने वेरियस डिसाइडफुल प्रैक्टिस की जो कंपनी को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं उनको रिड्यूस करने के लिए इरेक्टेड थे, मतलब
नुकसानकारक थे, ऐसे जो वेरियस डिसेटफुल ऐसे जो कानून थे, लॉज थे, वो उन लोगों ने इम्प्लीमेंटेड किए थे, और जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री की जो परस्परस थी जो धीरे धीरे ऋण यानी कि डिस्ट्रॉय धीरे धीरे कम होने लगे थी, बिकॉज ऑफ विच इट कम्प्लीटली कॉलेप्स, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री पूरी तरह टूट चुकी थी। द इंडियन आर्टिशियन बिकम पुअर, जो भारत देश के आर्टिशियंस थे वो गरीब बन गए थे। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो गरीब भी बन गए थे और बेकार भी बन गए थे। कंपनी ट्रेडर्स फोर्स द वीवर ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग डेफिनिट क्वालिटी ऑफ क्लोथ इन शॉर्ट पीरियड। कंपनी ने जो ट्रेडर्स थे उनके साथ जो वीवर्स यानी कि जो क्लोथ बनाने का काम करते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि डेफिनिट क्वांटिटी जो क्वांटिटी थी वो शॉर्ट टाइम में उनको कंप्लीट करनी थी। इफ़ द वीवर रिफ्यूज्ड ही वुड बी पनिश बाय बीइंग अ लेस और जेल। अगर वो वीवर्स यानी कि जो कापड़ बनाने का काम करते हैं, क्लोथ बनाने का काम करते हैं वीवर्स, उन्हें अगर वो रिफ्यूज करे तो उनको पनिश किया जाता था। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेज वेर सेल्फ रिलियंट एंड प्रॉस्परस। ब्रिटिश कंपनी के आने से पहले हमारे देश में जो विलेजेस थे वो सेल्फ रिलियंट यानी कि अपने से ही अपना जो है प्रॉफिट अर्न करने वाले, खुद के आत्मनिर्भर जो है, और प्रॉस्परस समृद्ध थे। बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकम अ डिपेंडेड एंड पुअर। लेकिन पहले जैसे आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट, खुद से करने वाले, लेकिन कंपनी के आने के बाद दे हैव टू बी डिपेंडेड ऑन द कंपनी, कंपनी के हस्तक में हो गए और उस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पुअर हुए। During the rule of the East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane and steamer service between India and England was started. ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से फर्स्ट रेलवे जो है वो मुंबई से थाने स्टार्ट हुआ और स्टीमर सर्विस जो है वो इंडिया से इंग्लैंड के बीच में भी स्टार्ट हुआ। डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता ऑल्सो टुक प्लेस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इंडिया के अंदर ये डेवलपमेंट भी हुआ था। तो ये सारी इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो हमारे भारत देश में ब्रिटिश रूल के आने के बाद हुई थी। आफ्टर दैट वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। सोशल, लोगों की लाइफ स्टाइल, जीवन से क्या उसकी असर हुई, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो During the British administration, the spirit of freedom of speech and though developed among people due to the development of the newspaper. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के आने से स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की जो स्पिरिट है उसको फ्रीडम मिली, किससे? ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर के डेवलप होने की वजह से। In the Indian society, certain wrong social custom, rights and ritual were prevalent during this time like a sati system, female infanticide, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इवेल्स भी थे, जो कस्टम थे, ऑर्थोडॉक्स कस्टम थे कि जिसके अंदर सती सिस्टम, जो लेडी है उनके हस्बैंड का डेथ हो जाने के बाद वो लेडी को जिंदा जलाया जाता था, दैट इज सती सिस्टम। फीमेल इन्फेस्टिसाइड यानी कि अगर गर्ल बॉर्न होता है तो उनको ऐसे एक पॉट टब के अंदर यानी कि एक वेसल के अंदर पूरा मिल्क से भर के उसको अंदर डुबो के मार देते थे। चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की शादी करते थे। एज ऑल राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, behram ji malbari etc. were the stalwarts whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of Britishers। हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिसके अंदर राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता और behram जी मलबारी ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ये जो सारे लॉज है उसके खिलाफ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंटेड किए गए थे। ये सारे जो इविल कस्टम्स हमारे यहाँ प्रेवलेंट थे वो। एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज एग्नलाइज्ड, देयर वॉज अ डिमांड फॉर पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। जैसे कि फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के लिए लोगों को थोड़ा नॉलेजफुल भी होना चाहिए, जिसके वजह से लोगों की डिमांड पे पीपल वहाँ पे इंग्लिश, हमारे इंडिया में इंग्लिश का नॉलेज भी
जो दिया था और जिसकी वजह से इंग्लिश एजुकेशन बिगेन टू इम्पार्टेड इन इंडिया ड्यू टू लॉर्ड मैकले एंड वियर्स। लॉर्ड मैकलेज ने भी जिसकी वजह से लोगों को ये नॉलेज मिले, उसके वजह से इंग्लिश एजुकेशन की हिमायत भी हमारे देश में की थी। एज ए रिकमेंडेड बाय चार्ल्स फोर्ड, यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। और इस दौरान जो है वो चार्ल्स वुड के रिकमेंडेशन से मुंबई, मद्रास और कोलकाता में यूनिवर्सिटीज़ भी एस्टैब्लिश की गई थी। तो ये एक अच्छी चीज़ भी हमारे देश में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के दौरान हुई थी, जो नोट डाउन करने के लायक है। अ होल क्लास ऑफ पीपल विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। With the passage of time, this group made a demand for social reforms and gave a momentum of the process of reform. जैसे मैंने बताया कि ये अच्छी चीज़ भी हमारे देश में हुई थी ब्रिटिश रूल के आने से, तो ये चीज़ जो है मोमेंटम यानी कि याद करने लायक है। कंक्लूजन यानी कि पूरे लेसन का समरी देखेंगे तो हम लोग किस तरह जो है भारत देश में ब्रिटिशर्स आए, कैसे उनको इंडिया आने के लिए जो है नया रूट ढूंढने की ज़रूरत पड़ी। धीरे धीरे करके सबसे पहले पोर्टुगीज, आफ्टर दैट ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड अदर पीपल हैव टू बी कम टू डू अ ट्रेड। वो लोग के आने से डिफरेंट रीजन में वो लोग ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना जो देश है उसके ऊपर रूल ओवर कर लिया और बहुत सारी पॉलिसी को एनेक्स करके बहुत सारे रीजन को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो ये सब होने की वजह से हमारे देश में उसकी इकोनॉमिकली इफेक्ट भी दिखी और सोशल इम्पैक्ट भी हम लोगों ने दिखी। तो ये सारी चीज़ जो है दस द ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया बिगिन अलार्ड बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। ये खाली रूल करने के लिए नहीं लेकिन ट्रेड के हिसाब से आए थे। लेकिन द कंपनी इन इंडिया प्रोड्यूस सर्टेन गुड एंड बैड रिजल्ट इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स। The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India, and the reforms they made in the administration for their own interest indirectly proved to be the beneficial for India. कंपनी ने जो है इंग्लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्परस करने के लिए इंडिया के कॉस्ट में से इंडिया के कॉस्ट को बढ़ाकर इंग्लैंड को ज़्यादा समृद्ध बनाने की जो पॉलिसी है और उसके लिए अलग अलग जो रिफॉर्म्स है वो उन्होंने के एडमिनिस्ट्रेशन और उनका ओन इंटरेस्ट बेस में दिखाया, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बेनिफिशियल भी था और जिसकी इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं खराब इम्पैक्ट भी दिखी। तो ये सारी चीज़ जो है वो हम लोगों को ब्रिटिश रूल के अराइवल से इन इंडिया वी हैव टू बी कंसिडर दिस ऑल थिंग्स। थैंक यू।